किसी भी देश की कहानी असल में कौन लिखता है? क्या उसके लोग या उसके नेता? नहीं, असल में कहानी लिखती है उस देश की जमीन, उसकी ज्योग्राफी। और ईरान के मामले में ये बात 100% सच है। ईरान का भूगोल ही उसका सबसे बड़ा हथियार है और वही उसकी सबसे बड़ी जंजीर भी। तो आइए समझते हैं कि ये कैसे होता है। जरा ईरान के इस नक्शे पर नजर डालिए। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये तो कुदरत का बनाया हुआ एक किला है। देखिए, पश्चिम में ज़ैग्रोस और उत्तर में अल्बोर्स पहाड़ों की ऊंची ऊंची दीवारें हैं। और इन दीवारों के अंदर क्या है? एक बहुत बड़ा सूखा पठार। सदियों से इसी भूगोल ने हमलावरों को बाहर रखा है, जैसे ये एक नेचुरल मोट हो। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स। हर किला एक तरह से एक जेल भी तो होता है ना? वही दीवारें जो दुश्मन को बाहर रखती हैं, वही आपको अंदर भी तो कैद कर लेती हैं। और यही वो भौगोलिक खासियतें हैं जो ईरान की रक्षा भी करती हैं और उसे बांधती भी हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस किले की ताकत की। आखिर ये ईरान को इतना मजबूत बनाता कैसे है? ये कमाल की इंजीनियरिंग है, कुदरत की इंजीनियरिंग। ज़ाग्रोस पर्वत एक ऐसी दीवार बनाते हैं कि किसी भी सेना के लिए ईरान में घुसना एक ज्योग्राफिकल हेल बन जाता है। सप्लाई लाइंस कट जाती हैं, सैनिक थककर चूर हो जाते हैं। उत्तर में अल्बोर्स पहाड़ राजधानी तेहरान को बचाते हैं, और बीच का रेगिस्तान, वो तो किसी भी हमलावर सेना के लिए एक मौत का जाल है। अब आते हैं ईरान के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक हथियार पर, उसके तुरुप के इक्के पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सोचिए, सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता, लेकिन ये असल में दुनिया की एनर्जी सप्लाई की जगुलर वेन है, उसकी गर्दन है। दुनिया का लगभग 1/4 तेल यहीं से होकर गुजरता है, और इस गर्दन पर ईरान का हाथ है, जो इसे एक जबरदस्त भू राजनीतिक हथियार देता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ईरान खुद एक किले में बंद है तो वो हमला कैसे करता है? वो अपनी दीवारों के पीछे से लड़ता है। इसे कहते हैं फॉरवर्ड डिफेंस। मतलब जंग को अपने घर मत आने दो, उसे दुश्मन के दरवाजे तक ले जाओ। लिबनान में हिजबुल्लाह से लेकर यमन में हूतियों तक ये ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं, जो ईरान की लड़ाई को उसकी सरहदों से सैकड़ों किलोमीटर दूर लड़ते हैं। तो हाँ, बाहर से देखने पर तो ईरान एक अभेद्य किला लगता है, पर जैसा कि हम जानते हैं, हर मजबूत दीवार में कहीं न कहीं दरारें जरूर होती हैं। तो अब जरा इन दीवारों के अंदर झांकर देखते हैं और ईरान की उन कमजोरियों को समझते हैं जो उसे अंदर से खोखला कर सकती हैं। $27.3 ट्रिलियन। जरा इस नंबर को अपने दिमाग में बिठाइए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये ईरान की जमीन के नीचे दबे तेल, गैस और खनिजों की अनुमानित कीमत है। इतनी दौलत कि कोई भी देश रातों रात दुनिया का सुपर पावर बन जाए। लेकिन ईरान के लिए यही दौलत एक श्राप की तरह है। और यहीं से शुरू होती है रिसोर्स कर्स की कहानी। मतलब आपके पास खजाना तो है, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने की चाबी नहीं है। ईरान के पास दौलत है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने उस तक पहुंचने का रास्ता ही बंद कर दिया है। उसे स्विफ्ट जैसे ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। नतीजा, ये खरबों डॉलर की दौलत जमीन में ही बंद है और देश उसका फायदा नहीं उठा पा रहा। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, किले के अंदर के असली खतरे तो और भी डरावने हैं। ये जो तस्वीर है उर्मिया झील की, जो 90% तक सूख चुकी है, ये एक स्लो मोशन डिजास्टर है जो लाखों लोगों को बेघर कर सकता है। और दाईं ओर ये जो लाल लकीरें हैं, ये भूकंप की फॉल्ट लाइंस हैं। मतलब पूरा का पूरा देश राजधानी तेहरान के साथ एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पर बैठा है। लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद ईरान के पास एक गजब की हिस्टोरिकल पावर है, और वो है हमलावरों को ही अपना बना लेने की ताकत। ईरान का इतिहास देखिए, ये हमलों की एक लंबी दास्तां है। पहले सिकंदर के यूनानी आए, फिर 7वीं सदी में अरब आए, और फिर 13वीं सदी में चंगेज खान के मंगोलों का वो कहर बरपा। हर बार ऐसा लगा कि बस अब फारसी सभ्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन हर बार कुछ बहुत ही अजीब हुआ। देखिए, हमलावर जमीन तो जीत गए, लेकिन ईरान की संस्कृति ने उन हमलावरों के दिलो दिमाग को जीत लिया। यूनानी, अरब, मंगोल सब आए और धीरे धीरे फारस के रंग में रंग गए। उन्होंने यहाँ की भाषा, कला और जीने का तरीका अपना लिया। और यही वो सीक्रेट है जिसकी वजह से 3000 साल बाद भी ईरानी पहचान जिंदा है।
अब आते हैं ईरान के शायद सबसे बड़े और सबसे ज्यादा विस्फोटक पैराडॉक्स पर। एक ऐसा समाज जो पढ़ा लिखा तो है पर आज़ाद नहीं है। ये जो आंकड़े हैं ये सच में हैरान करने वाले हैं। जरा सोचिए, 1979 की क्रांति के बाद ईरान में महिलाओं की लिटरेसी रेट 35% से उछलकर करीब करीब 88% हो गई है। ये एक जबरदस्त सोशल रेवोल्यूशन है। तो फिर टकराव कहाँ है? टकराव यहीं है। आपने एक पूरी जनरेशन को, खास तौर पर महिलाओं को, पढ़ाया, लिखाया, उन्हें काबिल बनाया, लेकिन फिर उन्हें वो मौके ही नहीं दिए जहां वो अपनी काबिलियत दिखा सकें। एक तरफ हैं पढ़ी लिखी काबिल महिलाएं और दूसरी तरफ है एक बंद अर्थव्यवस्था और समाज। और ये जो एक्टिवेशन गैप है, इसी गैप की वजह से वुमेन लाइफ फ्रीडम जैसे पावरफुल मूवमेंट्स खड़े होते हैं। तो चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ईरान की सबसे बड़ी पहेली, उसका ग्रैंड डिलेमा आखिर है क्या। तो आखिर क्या है ईरान की असली दुविधा? ये जो मैट्रिक्स है ये पूरी कहानी को एक फ्रेम में दिखा देता है। देखिए, एक तरफ भौगोलिक ताकत है तो दूसरी तरफ उसी ताकत का इस्तेमाल न कर पाने का जाल। एक तरफ खरबों के संसाधन हैं तो दूसरी तरफ उन्हें जमीन से न निकाल पाने की मजबूरी। एक तरफ एक पढ़ा लिखा काबिल समाज है तो दूसरी तरफ उनके लिए मौकों की कमी। मतलब ईरान की हर ताकत के साथ एक कमजोरी, एक जाल जुड़ा हुआ है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ईरान हमेशा अपनी ज्योग्राफी का कैदी बना रहेगा या वो इन जंजीरों को तोड़कर अपनी तकदीर खुद लिखेगा? और इस सवाल का जवाब सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है।